नमस्ते बच्चों, मेरा नाम संगीता यादव है और मैं न्यू बेसावे भागशाला विद्यालय की शिक्षिका हूँ और मैं आप लोगों को विज्ञान का पाठ 15वां सजीवों की जीवन प्रक्रिया ये पाठ आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं कि सजीवों की जीवन प्रक्रिया मतलब क्या। ठीक है, तो सजीव मतलब हम, जो हम जान ले सकते, जो हम श्वास ले सकते हैं, खाना खाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो सजीव हैं, हमें जान है। और ये जो प्रक्रियाएं हैं कि हम चल फिर सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हमारे शरीर में खाना पच सकता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और हम सांस ले सकते हैं, ये हमारी जीवन प्रक्रियाएं हैं। अगर ये जीवन प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में तो ही हम जीवित रह सकते हैं। ये जितनी भी जीवन प्रक्रियाएं हैं वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। खाना पचता है हमारे शरीर में और उससे जो ऊर्जा बनती है वो पूरे शरीर तक पहुंचाई जाती है ताकि शरीर के जो बाकी के अंग हैं वो भी काम कर सकें। इसलिए ये जो जीवन प्रक्रियाएं हैं वो बहुत आवश्यक है। ठीक है, और इन्हीं जीवन प्रक्रियाओं के आधार पर जो हमारा शरीर होता है वो व्यवस्थित काम करता है। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो ऊर्जा का परिवहन है या फिर खाद्य पदार्थ और पानी का परिवहन है वो किसी भी सजीव के शरीर में कैसे होता है। तो सजीव जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो है वनस्पतियां, ठीक है, और मनुष्य। तो आज जो मैं भाग लेने वाली हूँ वो है कि वनस्पतियों के अंगों में खाद्य पदार्थों का और पानी का परिवहन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो परिवहन मतलब क्या? परिवहन का मतलब होता है एक प्रक्रिया, इसको बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन। जैसे गाड़ियां यहाँ से वहां आती जाती हैं, वैसे ही परिवहन मतलब क्या? तो परिवहन का मतलब होता है वह क्रिया जिसके द्वारा एक भाग में संश्लेषित या अवशोषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ है या पानी है वो शरीर के एक अंग द्वारा लिया जा रहा है और उसको वनस्पतियों के अन्य सभी अंगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं परिवहन। ठीक है, तो परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में संश्लेषित या अवशोषित किया हुआ पदार्थ दूसरे सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। तो वनस्पतियों में परिवहन, इसके बाद हम देखेंगे कि जो वनस्पतियां हैं उनमें परिवहन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है बच्चों की, जो वनस्पतियां होती हैं वो एक जगह स्थिर होती है, वो घूमती नहीं है, यहाँ से वहां चलती नहीं है, इसलिए उनके शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बहुत कम होती है। और जैसे हम हैं, मनुष्य है या फिर जो प्राणी है, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, शेर हो गए, वो सब घूमते हैं, उनमें हलचल होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, इसलिए उनके शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उनकी तुलना में जो वनस्पतियां होती है ना, उनको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कम होती है। ठीक है, और वनस्पतियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो ऊर्जा है या फिर जो खाद्य पदार्थ है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है या परिवहन होता है उनका। तो वनस्पतियों को नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सोडियम, ऐसे बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन ये सारे अकार्बनिक पदार्थ वनस्पतियां कहाँ से लेंगी? तो ये सारे जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो वनस्पतियों को जमीन से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम खाद डालते हैं वनस्पतियों को, तो खाद डालने के बाद अगर आप देखोगे तो जो वनस्पतियों के पत्ते हैं या फिर जो उसके जड़ें हैं या फिर उसकी जो तना होता है, फल होता है, फूल होता है, उसमें बहुत जल्दी से वृद्धि दिखाई देती है। तो हुआ क्या कि जो भी खाद हमने डाली है
उसको जड़ों ने अवशोषित किया और उस वनस्पति के सभी हिस्सों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से उनको ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा के आधार पर उनका उनके उनका जो बाकी का काम है या जो उनकी प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से हुई और उनमें वृद्धि हुई। ठीक है, तो वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो जमीन से इन सभी पदार्थों का अवशोषण करती है, उसको मिट्टी से लेती है। ठीक है, और ये सब काम करने के लिए ना वनस्पतियों के पास ऊतक होते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर अभी आपको खाना चबाना है तो आपके पास मुंह है, खाना पचाने के लिए पेट है, सांस लेना है तो फेफड़े हैं। ठीक है, जैसे वनस्पतियों के पास भी ये सभी काम करने के लिए ना विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। बहुत सारे ऊतक होते हैं जो वनस्पतियों के पास होते हैं और वो ऊतक वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारे शरीर में काम करते हैं। ठीक है, तो दो जो मेन आपको पता होना चाहिए कि अगर वनस्पतियों में खाद्य पदार्थ पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके लिए रस वाहिनी होती है। क्या होती है? रस वाहिनी। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वनस्पतियों के पास रस वाहिनी होती है। और यदि पानी पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह तक, पानी पहुंचाना है वनस्पतियों के शरीर में, तो इसके लिए उनके पास जल वाहिनी होती है। तो जल वाहिनी क्या काम करती है? जल वाहिनी जल को, पानी को उनके वनस्पतियों के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और रस वाहिनी क्या करती है? रस वाहिनी अन्न का वहन करती है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ पत्ती में बना है उसको वनस्पति के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रस वाहिनी करती है। ठीक है, और वनस्पतियों के अंदर जितने भी ऊतक होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मतलब इंटर कनेक्शन होता है उनके बीच में। तो वो जो सारे ऊतक होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि वनस्पतियों में परिवहन करने के लिए जल वाहिनी होती है और रस वाहिनी होती है। जल वाहिनी क्या करती है? जल वाहिनी जल को पहुंचाती है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। और रस वाहिनी क्या काम करती है? रस वाहिनी अन्न का वहन करती है, यानी कि जो भी भोजन या खाद्य पदार्थ पत्तियों ने बनाया है उसको एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अभी वनस्पतियों में पानी का वहन, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वनस्पतियां होती है उनमें पानी का वहन कैसे होता है, यानी कि जो पानी होता है वो वनस्पति के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो टॉपिक दिख रहा है आपको ब्लू कलर का ना, वनस्पतियों में पानी का वहन, उसके नीचे एक शब्द लिखा है मूलीय दाब। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो पानी है वो वनस्पति के सभी हिस्सों तक कैसे पहुंचाया जाता है, या मूलीय दाब की वजह से जल वाहिनी पानी का संवहन कैसे करती है। ठीक है, तो एक उदाहरण दिया है आपके बुक में। ठीक है, मूलीय दाब को समझाने के लिए कि क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक छोटा सा पौधा लिया। ठीक है, जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना ग्लास के जैसा, वो क्या है? एक बीकर है। तो उस बीकर में इयोसिन का विलयन लिया। इयोसिन क्या होता है बच्चों? आपने कलर देखा रहेगा, जैसा ये अपना हमारा कैमल का कलर होता है, या फिर जो आप ड्राइंग बुक में पेंट करने का कलर देते हैं ना, उसमें जो एक आपको पिंकिश कलर दिखाई देगा, उस कलर का एक केमिकल है, केमिकल का नाम है इयोसिन, वो रंग वाला केमिकल है। ठीक है, तो उस बीकर में इयोसिन लिया और उसमें एक पौधा डाल दिया। ठीक है, और 2-3 घंटे तक उस पौधे को वैसे रहने दिया। और थोड़ी देर के बाद क्या देखा उन्होंने कि जो पत्तियां थी, ठीक है, उनके ऊपर जो था ना वो इयोसिन का रंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इयोसिन का रंग कैसे आया? तो जड़ों के अंदर से जो जलवाहिनियां गई है पत्ते के हर भाग तक, ठीक है, उन्होंने उस इयोसिन को वनस्पति के हर हिस्से तक पहुंचाया। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो लाल रंग की शिराएं दिख रही थी, यानी जैसे पाइप जैसी, अगर आपने कभी पत्ता देखा होगा उसमें बहुत बारीक बारीक ऐसे पाइप के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे छोटे छोटे पाइप बने होते हैं उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं उन पत्तियों के अंदर जो पानी को खींचते हैं। तो इयोसिन अगर पत्तों पे दिखाई दे रहा है मतलब क्या हुआ कि उन जड़ों में जल वाहिनी के द्वारा इयोसिन को पत्तों तक पहुंचाया है, इसलिए उसकी जो शिराएं हैं वो लाल रंग के ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ? वो मूलीय दाब की वजह से हुआ। मैं बताऊंगी अभी आपको कि मूलीय दाब एक्चुअली क्या होता है।
ठीक है। तो मूलीय दाब का मतलब होता है बच्चों रूट प्रेशर। ठीक है, अभी वो जो रूट प्रेशर है वो कैसे निर्माण होता है, ये जो मूलीय दाब होता है वो कैसे निर्माण होता है। तो ये जो आपको फोटो दिखाया गया है वो जड़ों द्वारा होने वाला अवशोषण है, कि जो जड़ है वो कैसे अवशोषित कर रहा है पानी। ठीक है, तो ये दिखाया है जड़। अगर आपको दिखाई दे रही है कि जो वनस्पति है, ये जो भाग है ना, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जड़ का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से जो पानी है वो सीधा जड़ के अंदर आपको दिख रहा है। ये जो एरो है इसके द्वारा जो पानी है वो जलवाहिनी तक गया। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी होती है, छोटे छोटे मूल केशर, अगर आपने कभी जड़ देखी होगी तो जड़ों में छोटे छोटे रोमक होते हैं जिनको हम मूल केश कहते हैं। और ये कोशिकाएं जो वलकुट वगैरह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोशिकाएं और ऊतक है जो जड़ों को और जलवाहिनी को सुरक्षित रखते हैं या फिर जोड़ करके रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो पानी है, ठीक है, वो यहाँ से जड़ों से जलवाहिनी तक जाता है। होता क्या है कि मान लो कि जो पत्ते हैं उनमें से जो पानी है वो वाष्प के द्वारा वाष्प बन करके उड़ गए। ठीक है, तो वनस्पति के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। जब अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो बाहर अगर पानी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके का दाब निर्माण होगा। और वो दाब क्या करेगा, पानी के जो अणु होते हैं उनको जड़ों के अंदर फोर्स करेगा जाने के लिए। ठीक है, अंदर दबाव कम है, बाहर दबाव ज्यादा है, तो जो पानी होता है वो ज्यादा दबाव की तरफ से कम दबाव की तरफ फ्लो होने लग जाता है और जलवाहिनी में वो इस तरह से ऊपर की ओर चढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और जब चढ़ने लग जाएगा तो जलवाहिनी होती है पाइप की तरह पतली पतली, और जितने उसके पानी है, ठीक है, वो जलवाहिनी द्वारा वनस्पति के सभी हिस्सों तक चला जाएगा। ठीक है, तो जो जड़ों की कोशिका होती है ना, वो पानी के अंदर से खनिज लेती है। जमीन से क्या लेती है जड़ें, जड़ें जो होती है वो जमीन से पानी और खनिज लेती है। ठीक है, और जिसको मैंने बोला ना कि अंदर कम दबाव होता है, बाहर उसका दबाव ज्यादा होता है, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती है और मिट्टी के पास खनिज है, पानी है। ठीक है, तो बाहर जो होता है वो पानी का दबाव ज्यादा होता है। उस अधिक दबाव के कारण जो कोशिकाएं हैं, जड़ों की जो कोशिकाएं हैं, वो एक तरीके के दाब का निर्माण करती है और उसी दाब को हम कहते हैं मूलीय दाब। ठीक है, क्या कहते हैं उस दाब को, उस दाब को हम कहते हैं मूलीय दाब। और उस दाब के कारण पानी तथा खनिज जड़ों की जलवाहिनियों तक पहुंचता है। ठीक है, और ये जो अंतर है उनकी सांद्रता में, कि जलवाहिनी के अंदर कम है और मिट्टी में ज्यादा है, तो उस सांद्रता को मिटाने के लिए जो खनिज और पानी होता है वो अंदर की तरफ धकेला जाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी है वो वनस्पतियों तक लगातार पहुंचता रहता है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है एकदम, परिवहन, वनस्पतियों में पानी का परिवहन। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है वो छोटी झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों और छोटे वृक्षों को पानी में ऊपर चढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, अब उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या बच्चों, तो वाष्पोत्सर्जन दो शब्द को मिला के बना है। वाष्प धन उत्सर्जन, यानी कि पानी का बाहर निकलना। उत्सर्जन का मतलब ही होता है निकाल देना, फेंक देना। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या, वाष्प का बाहर निकलना। ठीक है, पिछली क्लास में ना अगर आपने पढ़ा रहेगा तो क्या किया था, एक प्रयोग किया गया था, एक साइंस की किताब में एक प्रयोग बताया गया था कि अगर पत्ती के ऊपर एक प्लास्टिक की थैली बांध देना और धूप में रखे 2-4 घंटे बाद, तो 2-4 घंटे के बाद क्या देखा जाएगा कि जो प्लास्टिक की थैली है उसके ऊपर ना पानी की बूंदें दिखाई देंगी। ठीक है, तो वो पानी की बूंद कहाँ से आई, तो वो पानी की बूंद आई है पत्तों के अंदर से। पत्तों के अंदर से वाष्प का उत्सर्जन हुआ और वो जो पानी है वो वहां पर दिखाई देगा, इसमें प्लास्टिक की थैली में। ठीक है, तो जो मैंने बोला ना, इसीलिए जो वनस्पतियां होती हैं उसके अंदर कम दबाव वाला क्षेत्र निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो वाष्प के द्वारा लगातार बाहर निकलता रहा है।
तो अगर पानी अगर वाष्प के द्वारा लगातार बाहर निकलता रहेगा तो अपने आप पानी की कमी वनस्पतियों के अंदर निर्माण हो जाएगी, और यही कारण है मूल्य दाब का भी। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि वाष्प का उत्सर्जन कैसे होता है। तो जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुंह दिख रहा है आपको, मुंह लिखा हुआ है, मुंह के साइड में है कि संरक्षक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ऊतक है और उन ऊतकों की पतली परत होती है। तो जो पत्ते के अंदर का क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट होता है वो ऐसा दिखाई देगा। अगर पत्ते को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो आपको कुछ कुछ जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ना वैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऊतक होते हैं और उन ऊतकों को संभाल के रखने के लिए संरक्षक कोशिकाएं होती हैं। जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वो क्या है, वो संरक्षक कोशिका है। ठीक है, अभी ये कोशिका का क्या काम करती है कि तो ये होल्स है ना जिनको हम कहते हैं पर्णरंध्र, पत्तियों के अंदर ना छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पर्णरंध्र। उन्हीं पर्णरंध्रों से जो वाष्प बनने वाला पानी है वो पत्तों से बाहर निकल करके जाता है। ठीक है, तो पर्णरंध्रों द्वारा ही वाष्प उत्सर्जन का काम होता है। और ये जो रक्षक कोशिकाएं हैं ये क्या काम करती हैं, ये पर्णरंध्रों को नियंत्रण करने का काम करती है कि पर्णरंध्र कब खुलेगा कब बंद होगा उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो पर्णरंध्र करते हैं। ठीक है, हाँ, और जब वाष्प का उत्सर्जन होता है या पानी निकल जाता है तो पत्तियों के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, और उस कम मात्रा को पूरा करने के लिए जो पानी है वो जलवाहिनी के द्वारा पत्तियों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और मूल्य दाब, जैसे मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि जो मूल्य दाब होता है उस मूल्य दाब के कारण जो पानी है वो लगातार जमीन से जलवाहिनी द्वारा वनस्पतियों के बाकी के हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। देखो विज्ञान के झरोखे से एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी किताब में दी गई है कि ओक नामक वनस्पति अपनी पत्तियों द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में देखो 1,51,000 लीटर पानी बाहर निकालती है। ठीक है, अगर मक्के की फसल रही 1 एकड़ में लगाई हुई तो करीब करीब वो एक दिन में 11,400 से 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन करती है। यानी कि हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें पानी की मात्रा को बनाए रखने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो वनस्पतियों की ही होती है। ठीक है, उसके बाद है वनस्पतियों में अन्न तथा अन्न पदार्थों का परिवहन। ठीक है, कि जो वनस्पतियां होती हैं उनमें अन्न तथा अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वनस्पतियां अपना भोजन कहाँ बनाती हैं, वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं अपने पत्तों में। ठीक है, तो क्या वो भोजन पत्तियों में ही रहता है, नहीं, जो भोजन बनाया जाता है वो वनस्पति की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो वनस्पतियों ने भोजन बनाया है वो वनस्पति की हर कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और अगर उस भोजन को बना के रखना है, क्या कहते हैं, बचा के रखना है, तो कहाँ रखेंगी वनस्पतियां, तो अमीनो अम्ल को छोड़कर अतिरिक्त भोजन जड़ों, फलों व बीजों में संग्रहित होता है। इस क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, पत्तियों ने खाना बनाया, खाना कहाँ बना है, पत्तियों में बना है, लेकिन वो तुरंत तुरंत थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो जब उस पे फल आएंगे, जब उस पेड़ पर फूल आएंगे या उस पेड़ को बड़ा होना है तो उस भोजन की जरूरत होगी। तो जो भी भोजन बनाती है वनस्पतियां ना उसको अपने जड़ों में, फलों और बीजों में संग्रहित करती है ताकि सही समय पर उसका उपयोग किया जा सके। या और ये काम कौन करता है, भोजन को एक जगह पे यानी कि पत्तियों से जड़ तक या पत्ते तक या फूल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो रसवाहिनी करती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रस वाहिनी होती है वो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाती है। ठीक है, यह क्रिया रस वाहिनी द्वारा ऊपर तथा नीचे की दशा में की जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको एक बात पता होगी ना कि हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ काम करने की नहीं होती। जैसे अगर आपको सुना रहेगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं
हमने कुर्सी उठाई, हमने टेबल उठाया, हमने कुछ और किया तो ही हमको ऊर्जा चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर खाना हमारे शरीर में बन रहा है तो शरीर के अंदर जो बाकी की क्रियाएं हो रही है, यानी कि उस भोजन को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आया? यानी कि उस खाने को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा उसमें भी खर्च होती है। जैसे एग्जाम्पल की, अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे, मान लो कि आप सोच रहे हो बैठे बैठे कि हाँ आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, तो भी आपका शरीर जो है वो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। आपके पेट में अगर खाना पच रहा है, ठीक है, पाचन संस्थान काम कर रहा है, तो पाचन संस्थान को काम करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। समझ में आया? तो ऊर्जा सिर्फ अगर हमको काम दिखाई दे रहा है उसके लिए ही इस्तेमाल नहीं होती है, इसके अलावा जो बाकी की प्रक्रियाएं, जीवन प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चलती है, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही वनस्पतियों में भी है, ठीक है, कि जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने के लिए भी पड़ती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। किसके रूप में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, तो जिस समय सुक्रोज जैसे अन्य द्रव्य का रसवाहिनी एटीपी की सहायता से वहन करती है, उस समय उस भाग में पानी की सहती कम हो जाती है, जिसके कारण परासरण क्रिया द्वारा पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या कि जब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, कहाँ? वनस्पतियों के अंदर रसवाहिनी के द्वारा, तो भी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। और उस समय ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है? तो उस समय ऊर्जा का इस्तेमाल एटीपी के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो जिस समय सुक्रोज जैसे अन्य द्रव्य का रसवहन एटीपी की सहायता से वहन करती है, उस समय उस भाग में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली जो पानी है वो खाना है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और उनकी जो कमी है वो वनस्पतियों के अंदर हो जाएगी। और जब कमी होगी तभी तो जमीन के अंदर से जो खनिज है और पानी है वो वनस्पति के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब कमी हो जाती है तो वापस से सांद्रता में अंतर का निर्माण हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर जो खनिज है, वनस्पतियों के अंदर जो पानी है, खनिज है, वो कम हो गया और जमीन में वो ज्यादा है। तो बाहर ज्यादा दबाव है और अंदर कम दबाव है। जो भी खनिज और पानी है वो बाहर की तरफ से वनस्पतियों के अंदर ढकेला जाएगा मूलीय दाब के द्वारा। किसके द्वारा? मूलीय दाब के द्वारा। तो क्या करेंगे? जैसे आपने पहले भी उस डायग्राम में देखा था, आकृति में दिखाया गया था कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें दाब का निर्माण होता है, और जब उस दाब का निर्माण होता है तभी जो खाद्य पदार्थ है या फिर खनिज है, पानी है, वो बाहर से अंदर की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, तो इस दाब के कारण अन्य द्रव्य सटी हुई कम दाब वाली कोशिका में भेज दिए जाते हैं। यह क्रिया रसवाहिनी को वनस्पति की आवश्यकता के अनुसार द्रव्यों का वहन करने में सहायता करती है। यानी कि जो रसवाहिनी है वो क्या काम करती है? तो जो रसवाहिनी है वो जो भोजन है, ठीक है, पत्तियों में संग्रहित किया हुआ या फिर ऐसे कुछ खनिज पदार्थ हैं जिनको जमीन से लेकर के वनस्पति के हर हिस्से तक पहुंचाना है, वो कार्य रसवाहिनी करती है। तो जो भी द्रव्यों का वहन है, ठीक है, जो वनस्पतियों की जीवन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, उसका वहन करने का काम भी कौन करता है? उसका वहन करने का काम भी रसवाहिनी करती है। ठीक है, फूल उगने की जलवायु में जड़ों या तनों में संग्रहित की हुई शर्करा कली का फूल में रूपांतरण करने के लिए कलियों में भेज दी जाती है। ठीक है, एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपने आम का पेड़ देखा होगा तो आम आने के पहले ना उसमें छोटे छोटे बौर आते हैं, फूल आते हैं, फूलों से बौर बनता है और बौर से टिकोरे आते हैं और टिकोरे से आम बनता है। तो ये प्रक्रिया करने में ही कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए वनस्पतियों को भोजन की आवश्यकता होगी, और वनस्पतियां तुरंत तो नहीं बना सकती। जैसे आपको भूख लगी घर पे तो आपने खाना बना लिया और खा लिया,
तो वनस्पतियों में क्या होता है कि जो साल भर वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं, वो उस जलवायु के लिए बचा करके रखती हैं। जब सही समय आएगा तो उस भोजन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी संग्रहित किया हुआ भोजन है वो पहले काम में आता है फूल आने में, फिर उस फूलों से बौर बनता है, बौर से टिकोरे से आम बनते हैं, और ये पूरी प्रक्रिया में जो भोजन है वो रस वाहिनी द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, और इस पूरे काम के लिए जो भोजन है वो वनस्पतियां पहले से बना करके रखती है, ऑन द स्पॉट नहीं बनता, जैसे 2 मिनट में खाना बन गया, बहुत सारी चीजें हम 2 मिनट में बना के खा लेते हैं, वैसे नहीं होता है। ठीक है, वनस्पतियां जो भोजन बनाती हैं और उसको संग्रहित करके रखती हैं और सही समय आने पर उसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस जैसे हम सेविंग करते हैं, कि हमने पैसे जमा करके रखे हैं और जब उसका सही समय आता है और जब जरूरत होती है तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वनस्पतियां अपने भोजन के साथ भी करती हैं। अभी बच्चों एक आज का आखिरी जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन। ठीक है, कि उत्सर्जन क्या होता है, कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना या फेंक देना। ठीक है, तो उत्सर्जन किसका होगा वनस्पतियों में, जैसे हमारे शरीर में होता है। ठीक है, हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छे रस बने या फिर पोषक द्रव्य है, उसको हमारा शरीर ले लेता है, और जो भी खराब चीजें हैं, ठीक है, वो मूत्र द्वारा या मल द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो उत्सर्जन हम भी करते हैं। ठीक है, इंसान भी उत्सर्जन करते हैं, तो ऐसा ही उत्सर्जन वनस्पतियों में भी होता है। वनस्पतियों, पहले ही आपको सबसे पहले यही बताया था आपको, वनस्पतियों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर कम ऊर्जा की आवश्यकता है, कम पानी की आवश्यकता है, कम भोजन की आवश्यकता है, तो जो उनका उत्सर्जन होगा वो भी उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो उत्सर्जन में क्या होता है कि जितने भी अवांछित पदार्थ हैं सजीवों के शरीर में, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, वो उनके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, वैसे ही जितनी भी खराब चीजें हैं जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अगर उन सभी चीजों की हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, अगर उन सभी चीजों को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाला गया, ठीक है, तो जो भी सजीव है उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये जो खराब पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होते हैं। और वैसे ही वनस्पतियों में भी ये सारी चीजें उनके शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अगर आपने वनस्पतियों के ऊपर छाल देखी होगी ना, मोटी मोटी छाल आती है, ठीक है, जो बाहर का तना है उसमें मोटी मोटी छाल दिखाई देती है, तो वो उनके द्वारा उत्सर्जित किए हुए पदार्थों के द्वारा होती है। या फिर गोंद, कभी कभी आपने देखा है जो वनस्पतियां होती है उनकी छाल होती है, उसमें गोंद दिखाई देता है, गम के जैसे की पदार्थ बाहर आया हुआ होता है, तो वो जो होता है वो गोंद होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें उनके शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो उत्सर्जन एक तरीके की सिंपल नहीं है, बहुत जटिल प्रक्रिया है जो सभी सजीवों में होती है। ठीक है, जैसे इंसानों में होती है, प्राणियों में होती है, वैसे ही वनस्पतियों में भी उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो होती है। ठीक है, तो उत्सर्जन भी जैसे सांस लेना जरूरी है, जैसे पाचन जरूरी है, श्वसन जरूरी है, वैसे ही उत्सर्जन भी जरूरी है, ताकि जो भी खराब पदार्थ या घातक पदार्थ सजीव के अंदर तैयार हो रहा है वो उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ आज का जो टॉपिक था वो आपका खत्म होता है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है बच्चे लोग तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है। सर लेक्चर एंड करूं? चलो बच्चों, किसी को कुछ भी नहीं पूछना है तो फिर मैं लेक्चर वाइंड अप करती हूँ। आज का जो टॉपिक था आपका वो था सजीवों की जीवन प्रक्रिया। सजीवों की जीवन प्रक्रिया में मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, परिवहन का क्या अर्थ है और परिवहन कैसे होता है, उसमें आपने सीखा पानी का परिवहन कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, और उसके बाद जो टॉपिक लिया था वो था आपको कि वनस्पतियों में अन्न तथा अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, और उसके बाद वनस्पतियों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है
धन्यवाद बच्चों।